हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको पीपीसीबी कहा जाता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? ये जो कर्व है इसके ऊपर अनगिनत पॉइंट है। ये जो पॉइंट है इनको मिला के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनी है। ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स जो आपको क्या शो करते हैं, हर एक पॉइंट शो करता है एक्स गुड एंड वाई गुड के अलग अलग कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करते हैं एक्स गुड एंड वाई गुड के, जो कि आप बना सकते हो विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आपके पास गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी दे दिए जाएं तो वेरियस कॉम्बिनेशन जो आप एक्स गुड एंड वाई गुड के बना सकते हो, उन सबको जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब आ जाता है इसकी स्लोप। स्लोप होता है ढलान। इसकी जो स्लोप है उसको कहते हैं MRT। एक्स वाई थोड़ा नीचे लिखते हैं। MRT मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स गुड फॉर वाई गुड। मतलब अगर एक्स गुड को ज़्यादा लिया तो वाई गुड का कितना सेक्रीफाइस किया जाएगा, इसकी स्लोप होती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में जाता हूँ। मैंने एक्स एक्सिस पे एक्स गुड एंड वाई एक्सिस पे वाई गुड दे दिया, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नीचे आता है, ठीक है, तो ये हमें क्या शो करता है? ये हमें शो करता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया थोड़ा बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल डी पॉइंट पे हो, डी पॉइंट पे आप वाई गुड इतना बना रहे हो और एक्स गुड ओ एक्स बना रहे हो, लेट ओ एक्स वन, वाई गुड बना रहे हो ओ वाई वन। अगर थोड़ा हिम्मत मारते, इसको थोड़ा यहाँ ट्रांसफर करते ई पॉइंट तक, तो क्या पता ये एक्स गुड ज़्यादा बना देता। ठीक है ना, एक्स गुड इतने जो हैं ये इतने ज़्यादा बन सकते थे, मगर ये इतने ज़्यादा नहीं बने, तो ये अंडर यूटिलाइजेशन है। सिमिलरली आप एक्स गुड को सेम रख के वाई गुड को भी बढ़ा सकते थे, मगर वो नहीं ना हुआ। तो इसीलिए कोई भी पॉइंट, अब जो मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट पीपीसी के नीचे होगा तो वो हमें क्या दिखाएगा? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के ऊपर होगा वो हमें दिखाएगा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज किया जा रहा है। अगर हम कोई भी पंगा लेंगे, एक्स गुड इधर या उधर जाते हैं, तो अगर एक गुड ज़्यादा होगा तो दूसरा गुड कम होगा। इसमें क्या हो रहा था? डी या सी या डी पॉइंट में अगर आप एक को कांस्टेंट रखो, एक गुड को, कोई भी एक गुड को कांस्टेंट रखो तो दूसरे की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। मगर ई पॉइंट पे क्या है? अगर आप एक गुड को कांस्टेंट रखते हो तो दूसरे गुड की क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते। एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और अगर कोई भी पॉइंट पीपीसी के ऊपर आ जाता है, लेट ये पॉइंट आ जाता है एफ, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। मैं यहाँ लिख लेता हूँ अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल क्यों? ये हमारी औकात से बाहर चला गया है। ये रिसोर्सेज जो हमारे पास थे, जो ये जो रिसोर्सेज दिखा रही है पीपीसी कर्व, ये इससे ऊपर निकल चुका है, तो ये अनअटेनेबल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है एक ऐसी कर्व जो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाए दो गुड्स के, जो कि आप गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी से बना सकते हो। तो ये तो थी इसकी इंट्रोडक्शन। तो रोटेशन में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे चेंज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स गुड, कि अगर एक्स गुड की टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो पीपीसी की क्या शेप रहेगी। एक्स गुड मैंने एक्स एक्सिस पे दिया, वाई गुड मैंने वाई एक्सिस पे दिया। तो अगर एक्स गुड की टेक्नोलॉजी पहले से बढ़िया हो जाती है तो एक्स गुड पहले से ज़्यादा बनेगा। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये शिफ्ट होके थोड़ी सी इस तरफ खिसक जाएगी। इसमें ये बता रही है कि पहले आप बनाते थे बी, अब बनाते हो B1। समझ के बात? पहले बनाते थे OB1, अब OB2। तो ये इस साइड को खिसक जाएगी अगर टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स पहले से बढ़िया होगी। और अगर एक्स गुड की टेक्नोलॉजी पहले से ऑब्सोलीट या फिर ख़राब हो गई तो आप एक्स गुड की क्वांटिटी पहले से कम बनाएंगे। ठीक है, तो ये OB3 पे चली जाएगी। मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3। तो इस साइड शिफ्ट हो जाएगी अगर टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स गुड आपकी पहले से ख़राब हो गई। वाई को क्यों नहीं चेंज कर रहे? क्योंकि हम अभी एक्स की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे वाई की बात। तो अब चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ वाई गुड। अगर वाई गुड की टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो इस पर क्या असर होगा, ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अब तो वाई गुड की बात करनी है, तो अब एक्स को नहीं हिलाएंगे। तो सबसे पहले अगर वाई गुड की टेक्नोलॉजी पहले से ख़राब हो गई तो ये इस तरीके से जो है शिफ्ट हो जाएगी नीचे की तरफ। मैं यहाँ A1 नाम ले देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ
कि टेक्नोलॉजी ऑफ वाई पहले से ख़राब हो गई है, गिर गई है। अगर वाई की टेक्नोलॉजी पहले से अच्छी होगी तो ये शिफ्ट होके ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ सेम ही रहेगी क्योंकि एक्स गुड की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात ही वाई गुड की कर रहे हैं। तो इसको मैं A2 दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्नोलॉजी ऑफ वाई पहले से बढ़िया हो गई, तो वाई गुड ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है चेंज इन द रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज में ही चेंज आ गया फिर क्या होगा, तो नॉर्मली क्या है, एक्स एक्सिस पे एक्स गुड, वाई एक्सिस पे वाई गुड आपको दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली एक्स एक्सिस पे एक्स गुड, वाई एक्सिस पे वाई गुड दिया है। अगर रिसोर्सेज ही बढ़ गए तो क्या होगा, अगर रिसोर्सेज दोनों गुड्स के बढ़ जाते हैं तो ये पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी, इसको अपवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम A1 B1 कह देते हैं। अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए तो ये अपवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, जिससे हम एक्स गुड और वाई गुड दोनों के दोनों ज़्यादा बना पाएंगे। और अगर रिसोर्सेज हमारे पहले से कम हो गए तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, जो हमें ये दिखा रही है कि हमारे रिसोर्सेज पहले से कम हो गए हैं, जिस वजह से हम एक्स गुड और वाई गुड पहले से कम बना पा रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़। तो कोई भी फैक्टर का नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ जो होता है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मैं आपको सिंपल वर्ड से समझाता हूँ, ये तो टेक्निकल वर्ड्स हैं। मान लो आपके पास एक्स और वाई है, ठीक है। अगर आप एक्स को बढ़ाना चाहते हो तो वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये जो सेक्रीफाइस है इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। इसको मैंने पीपीसी से एक्सप्लेन किया है। मान लो आप सी पॉइंट पे हो, आप OX1 यूनिट ऑफ एक्स गुड बना रहे हो और OY1 यूनिट ऑफ वाई गुड बना रहे हो। अगर आप एक्स को बढ़ाना चाहते हो तो वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। तो एक को बढ़ा के जो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप खेलते ज़्यादा हो तो आपको पढ़ाई को सेक्रीफाइस करना है, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अगर आप पढ़ते ज़्यादा हो और जो खेल को सेक्रीफाइस करते हो तो जो आपके नंबर आए वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। समझ गए बात। तो सिंपल वर्ड्स में एक को ज़्यादा पाने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस, उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट। मतलब एक को गेन करने के लिए दूसरे का जो लॉस हुआ है उसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले मान लो आपके पास एक्स गुड एंड वाई गुड है। आपके पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं, आप सबसे पहले थे सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे आप OX1 यूनिट ऑफ एक्स गुड एंड OY1 यूनिट ऑफ वाई गुड बना रहे हो, मगर आप डी पॉइंट पे शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि आपको एक्स गुड ज्यादा चाहिए, तो आपको वाई गुड का सेक्रीफाइस करना पड़ा ना। तो बेसिकली ये क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ रेशियो। रेशियो मतलब डिवाइड करना। जैसे एग्जांपल A रेशियो B होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, A ओवर B होता है ना। तो ये क्या है, इट इज अ रेशियो। ये रेशियो है किसके बीच में, लॉस ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का जो लॉस है, वाई एक्सिस पे जो लॉस है वाई गुड दिया हुआ है, तो वाई एक्सिस का लॉस चेंज इन वाई हो गया, डिवाइडेड बाय गेन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का जो फायदा हुआ, ये क्या एक्स गुड दिया है तो चेंज इन एक्स। अगर हम देखें तो इसमें जो लॉस हुआ है वो है Y1 का, और इसमें जो फायदा हुआ है वो है X1 X2 का, ठीक है। Y1 Y2 का हमें लॉस हुआ है और X1 X2 का हमें गेन हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ये जो CE है ये लॉस है और ये जो DE है ये गेन है, समझ गए बात। तो ये बन गई हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, रेशियो है किसकी, लॉस टू गेन की रेशियो। समझ गए बात। ये हमें बताती है कि पर यूनिट ऑफ एक्स गुड बढ़ाने के लिए वाई गुड का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है व्हाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज। तो सबसे पहले मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट
व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो मैंने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला भी आपको बताया था, लॉस ऑफ वाई एक्सिस पे जो भी गिवन होगा, मतलब वाई गुड का लॉस चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय गेन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स गुड का हमने जितना गेन लिया है। तो ये सारा मैं पिछला रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्शन में लिखना जरूरी है। तो लॉस ऑफ वाई एक्सिस में वाई गुड कितना कम हुआ है, वाई वन वाई टू, और एक्स एक्सिस में कितना फायदा हुआ है, एक्स वन एक्स टू। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं सी ई डिवाइडेड बाय डी ई, ठीक है, क्योंकि सी ई क्या है, चेंज इन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे वाई गुड कितना गिरा, और ई डी या डी ई क्या है, एक्स गुड कितना बढ़ा। तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, अब इसका टेबल बनाना जरूरी है। अब ध्यान से देखो, वाई गुड लगातार कम हो रहा है, टेबल के हिसाब से भी देखोगे वाई गुड कम हो रहा है, तो मैंने वाई गुड ले लिया है 100, 90, 70, 40, 10, 0, और एक्स गुड लगातार बढ़ रहा है तो मैंने इसकी बड़ी हुई भी फिगर ले लिया। मगर अब अगर ध्यान से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने की कोशिश करो तो ध्यान से देखना, इसमें कितनी गिरावट आई, 10 की, तो मैंने ऊपर लिख लिया 10। अब इसमें कितना गेन हुआ, 25 का, डिवाइडेड बाय 25, ये हो गया 0.4। तो इसमें कितनी गिरावट आई, 20 की, और इसमें कितना बढ़ा हुआ है 25 का, तो ये हो गया 0.8। इसमें कितनी गिरावट आई, 30 की, और इसमें कितना बढ़ा 25 से सॉरी बोल बोल के गला बैठ गया, ये 1.2 आ गया। इसमें कितनी गिरावट आई, 30 की, और इसमें कितना बढ़ा हुआ है, 10 का। तो आप लगातार देख रहे हैं कि ये लगातार रेशो बढ़ती जा रही है। ये तो था टेबल, कि भाई टेबल के थ्रू अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि ये किस तरीके से हो रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, मेन रीज़न समझने की कोशिश करो। ये रीज़न ये है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अनदर विल ओबे द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी आप एक्स गुड को ज़्यादा बनाओगे और दूसरे गुड को वाई गुड को कम बनाओगे तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इंक्रीजिंग वाला लॉ लगेगा। इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि it is because of the reason that when more and more resources are shifted from one use to another, their existing proportion will be disturbed, resulting in the rise of the marginal opportunity cost। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप x गुड को लगातार बढ़ाते जाओगे और y गुड की क्वांटिटी कम करते रहोगे तो y गुड की क्वांटिटी इतनी गिर जाएगी एट ए टाइम कि रिसोर्सेज उस y गुड को बना नहीं पाएंगे। इस वजह से x गुड तो बढ़ेगा, ठीक है, एक्स गुड तो बढ़ेगा, मगर वाई गुड जो गिरेगा ना, इसकी जो गिरने की स्पीड है ना, वो पहले से कम 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 होती जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। फिगर के हिसाब से देता हूँ, ठीक है। मान लो ये फिगर मैंने बनाई है, अब मैं रफ सी फिगर बना रहा हूँ इसलिए कंप्लेंट मत करना, ठीक है। मान लो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का हुआ है, ठीक है, इसको मैंने दे दिया ए बी। अगर मैं इक्वल जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये लगातार बढ़ाता रहूँगा ना, तो सेक्रीफाइस अगर आप देखोगे ना तो सेक्रीफाइस इंक्रीजिंग रेट पे होता रहेगा, ठीक है। सेक्रीफाइस अगर मैं यहाँ बराबर बराबर करूँगा तो सेक्रीफाइस इंक्रीजिंग रेट पे होता रहेगा और लगातार बढ़ता रहेगा। सेक्रीफाइस क्यों बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसके गिरने की जो स्पीड है, एक्स के बढ़ने की वजह से वाई गिर तो रहा है मगर गिरने की स्पीड ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि एक्स गुड ज़्यादा बनाने की वजह से वाई गुड के जो प्रपोर्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, इस हिसाब से कि वाई गुड बहुत कम 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 अब बनेगा, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज तो आपने एक्स गुड पे ही लगा दिए हैं। समझ गए बात। इस वजह से इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, या फिर इस वजह से जो इसकी स्लोप है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स गुड फॉर वाई गुड, वो भी इंक्रीजिंग होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ माइक्रोइकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्सेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कई जगह कहा जाता है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। मतलब ये क्या है, एक रेशियो है। रेशियो किसकी है? लॉस डिवाइडेड बाय गेन। जब हम एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स की जगह यूज करना शुरू कर देते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है या टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट इज नॉट अ रेशियो। ये कोई रेशियो नहीं है, ये तो आपको टोटल लॉस बता रही होती है कि भाई अगर हम एक ज्यादा लें तो दूसरे का टोटल लॉस कितना होता है, और ये रेशियो है और ये रेशियो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट आ जाता है, it indicates the cost of one more unit of output when some resources are shifted from one use to another. For example, लॉस और गेन की रेशियो है, लॉस हुए 10 और गेन हुए 20। तो इसको अगर हम काट लें तो रेशियो क्या है? 1:2। मतलब अगर हम एक्स गुड को बढ़ाएं 2 से, उसके बदले हमें वाई गुड कम करना पड़ रहा है 1 से। समझ गए बात? तो हमें पता लग गया कि एक एक्स गुड के बदले
हमें कितना सेक्रीफाइस करना है, या फिर एक वाई गुड के बदले हमें कितना एक्स गुड ज़्यादा मिल सकता है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इट इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ all units produced when some resources are shifted from one use to another। ये हमें टोटल लॉस के बारे में बताता है और टोटल कॉस्ट के बारे में बताता है कि हमने 10 यूनिट्स फालतू ले लिए और उसके बदले हमें दूसरे के कितने सेक्रीफाइस करने पड़े, या 20 यूनिट्स फालतू ले लिए और वाई गुड के कितने सेक्रीफाइस करने पड़े। हमें ये नहीं बताता कि पर यूनिट कितना हुआ। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्योंकि रेशियो है, ये हमें पर यूनिट का हिसाब किताब बताती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। कि किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। तो ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, ये ज़रूरी नहीं कि अमीर कंट्री की होती है, गरीब की होती हैं, ये हर कंट्री को फेस करनी पड़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द कंट्रीज मस्ट फेस द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम दो डायमेंशंस डिस्कस करेंगे। द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। कंज्यूमर गुड्स बनाएगा या कैपिटल गुड्स बनाएगा, किसको डिसाइड करना है? ईदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, किसको डिसाइड करना है? पूरी की पूरी कंट्री को डिसाइड करना है, इकोनॉमी को डिसाइड करना है, सो एज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपल। तो हम कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का वो कम्बिनेशन बनाएंगे, मतलब वो कम्बिनेशन प्रोड्यूस करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वांट्स लोगों की सेटिस्फाई हो सके। दिस प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट मीन्स आर स्केयर्स इन रिलेशन टू देयर वांट्स। ये प्रॉब्लम इसलिए खड़ी होती है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और जो लिमिटेड मतलब स्कार्स हैं, और जो डिमांड है जो वो बहुत ज़्यादा है। व्हेन एन इकोनॉमी हैज़ टेकन अ डिसीजन as to what good or services are to be produced, then it has to decide about the quantity। एक बार अगर डिसाइड हो गया कि भाई कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं, उसके बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हाउ मच, कितनी क्वांटिटी बनानी है, हाउ मच ऑफ द कंज्यूमर गुड और हाउ मच ऑफ द प्रोड्यूसर गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। इसको सिंपली मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक्स एक्सिस पे कैपिटल गुड्स एंड वाई एक्सिस पे कंज्यूमर गुड्स। आप इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो। इसमें आप ये दिखा सकते हो कि मान लो डिसाइड कर लिया कि सी पॉइंट ने डी पॉइंट देते हैं कि कंज्यूमर गुड्स बनेंगे ओसी और इसके सामने प्रोड्यूसर गुड्स बन रहे हैं ओपी। और अगर आप प्रोड्यूसर गुड्स को बढ़ाना चाहते हो उसकी क्वांटिटी, तो आपको भाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कंज्यूमर गुड्स को। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो अगर एक चीज़ को बढ़ाते हो तो दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर रिसोर्सेज ऑलरेडी फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, जिसको मैं अलग से किसी और टॉपिक में डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हाउ टू प्रोड्यूस। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने कंज्यूमर बनाने हैं या प्रोड्यूसर बनाने हैं और इतनी क्वांटिटी बनानी है, अगला मेन प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि भाई बनाएंगे कैसे। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो आपने एक बार सोच लिया आपको कैपिटल इतने बनाने और कंज्यूमर गुड्स इतने बनाने, उसके बाद आपको चूज करना पड़ता है किस तरीके से बनाने हैं। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज विच मींस मोर प्रोडक्शन एट लीस्ट कॉस्ट। तो ये मेथड हमें बताता है कि हमारे आगे दो मेथड है काम करने के, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कहती है लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा हो और मशीनों का कम, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कहती है कि कैपिटल का मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा और लेबर का कम। आप वो वाला मेथड यूज़ करोगे जो आपको लीस्ट कॉस्ट पे पड़ता है। तो अगर आपने डिसाइड कर दिया व्हाट गुड और सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, उसके बाद आपको मेथड डिसाइड करना है और आप वही मेथड चूज़ करोगे जो आपको सबसे सस्ता पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एशियन कंट्रीज़ में रह रहे हो तो लेबर सस्ती है तो लेबर इंटेंसिव से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करोगे। अगर आप फॉरेन में रहते हो, जर्मन फ्रांस में, तो वहाँ लेबर महंगी है और जो मशीनें वो सस्ती हैं, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को फॉलो करोगे। ठीक है ना। An economy must decide as to which technique is to be used in a given industry so that the efficient production is obtained। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ अ प्रोड्यूसर इज दैट विच यूजेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू प्रोवाइड सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट, और इन अदर वर्ड्स प्रोडक्शन वुड बी अंडरटेकन एट मिनिमम कॉस्ट। तो इसमें यह बताया है कि एफिशिएंट प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन होती है जिसमें गिवन कॉस्ट में मैक्सिमाइज किया जाए आउटपुट को, या गिवन आउटपुट को मिनिमम कॉस्ट में बनाया जा सके। अब इसमें मैंने डायग्राम बनाया एक पीपीसी का डायग्राम में बताया कि ये जो पॉइंट डी एंड पॉइंट ई है ये ऑन द पीपीसी है, और आपको पता है जो ऑन द पीपीसी होते हैं वो हमें क्या दिखाते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि अगर हमें प्रोडक्शन में चेंज करना है तो डी या ई पॉइंट में, मैं यहाँ लिख देता हूँ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो डी या ई पॉइंट में अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो उसमें एक गुड को कम करके ही दूसरे गुड को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। मगर अगर आप सी पॉइंट चूज करते हो तो सी पॉइंट में अगर आप वाई इतना बना रहे हो और एक्स गुड इतना बना रहे हो तो एक्स को सेम रख के वाई को भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, या फिर वाई को चेंज करके, मैं कह रहा हूँ वाई को सेम रख के एक्स को भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए जो भी पॉइंट पीपीसी के नीचे आता है उसे हम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। आपको डायग्राम साथ की साथ बनाने हैं, कॉपी पेंसिल लेके आप बैठ सकते हो ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो एक बार हमने डिसाइड कर लिया भाई हमने कौन से मेथड से काम करना है, तो फिर आ जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। भाई कंज्यूमर गुड बनाने, तो कंज्यूमर गुड्स तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हो सकते हैं। कंज्यूमर गुड में कार भी आती है, कंज्यूमर गुड में दवाइयाँ भी आती हैं, कंज्यूमर गुड में कपड़े भी आते हैं। एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू द एक्सटेंट डिजायर्ड, टू द एक्सटेंट डिजायर्ड मतलब पूरी की पूरी इकॉनमी हर एक इंसान के लिए, हर एक कंज्यूमर के लिए सारे के सारे गुड्स नहीं बना सकती। एवरी इकॉनमी हैज़ टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दैट इज रिच एंड पुअर। हर एक जो सोसाइटी है या इकॉनमी उसमें दो टाइप के लोग होते हैं, अमीर भी गरीब भी। उसके बाद लिखा है सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर पुअर। सोशल जस्टिस तभी होता है जब ज़्यादा क्वांटिटी या फिर ज़्यादा गुड्स वो बने जो पुअर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी और प्रमोट इक्वालिटी। अगर ज़्यादा गुड्स पुअर के लिए बन रहे हैं तो इक्वालिटी आएगी, ठीक है, और इससे वेलफेयर भी फैलेगी। और अगर अमीरों के लिए ज़्यादा गुड्स बन रहे हैं और गरीबों के लिए कम बन रहे हैं तो समझ लो कि देश का बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। अब इसमें मैंने एक्स एक्सिस पे एक्स गुड, वाई एक्सिस पे वाई गुड लिखा है और मैंने हायर पीपीसी दिखाई है इन फेवर ऑफ रिच। अगर रिच की फेवर में बना रहे हो ज़्यादा गुड्स तो भाई देश का बेड़ा गर्क है। अगर पुअर की फेवर में बना रहे हो तो वो पीपीसी नीचे वाली है। क्यों? क्योंकि पुअर तो ज़्यादा प्राइस दे नहीं पाएगा, तो पुअर का ख्याल तो आजकल किसी को होता ही नहीं है, ठीक है। अब आप अपने आसपास, घरों के आसपास देख सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ। जो पहले छोटी छोटी कन्फेक्शनरी की दुकानें होती थी वो बंद होती जा रही हैं, उनकी जगह कपड़ों की दुकानें, सूटों की दुकानें, लैपटॉप की, मोबाइलों की, ये खुलती जा रही हैं। तो अमीरों के काम, तो अमीरों को जो गुड्स चाहिए वो तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जो आम गरीब इंसान है जिसको खाने के वो चाहिए होते थे उनकी जो दुकानें वो कम होती जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट जो मेजर प्रॉब्लम है जो हर एक इकॉनमी को फेस करनी पड़ती है वो है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी शोज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पीपीसी के ऊपर कोई भी पॉइंट है जैसे सी और डी है, ये फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शो करती हैं। इट शोज दैट द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट रेफर्स टू, इट शोज पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। ये हमें क्या दिखाती है? पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट जो कंपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम बना सकती है। तो इसमें यही लिखा है विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, के सी और डी पॉइंट इस कर्व के ऊपर जो है वो हमें दिखा रहे हैं कि कंपनी इकोनॉमी का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उतना माल बन पा रहा है, वो कम्बिनेशन दिखा रहा है। मगर अगर कोई भी पॉइंट नीचे आए तो फिर से वही, ये क्या दिखा रहा है? अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन। आप भी सोच रहे होगे मैं बार बार एक ही बात लिखी जा रहा हूँ, मगर पीपीसी में यही बातें दोबारा दोबारा आ रही हैं। और ये क्या है? फुलर यूटिलाइजेशन। फुलर यूटिलाइजेशन किस चीज़ की? रिसोर्सेज की, फुलर यूटिलाइजेशन। अब ये यूटिलाइज जेड भी हो सकता है, एस से भी हो सकता है, वो इंग्लिश का फ़र्क है, एक अमेरिकन है और एक क्या कहते हैं यूके इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो जो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है ये भी एक मेन प्रॉब्लम है। हर एक सोसाइटी या इकॉनमी अपने रिसोर्सेज को लगातार यूज़ करेगी तो वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो एक और प्रॉब्लम है कि भाई हम अपने रिसोर्सेज को ग्रो कैसे करें। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इज पॉसिबल ओनली व्हेन इकॉनमी जनरेट्स मोर रिसोर्सेज। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज तभी जनरेट हो पाएंगी जब इकोनॉमी में रिसोर्सेज बढ़ेंगी। इफ़ मोर रिसोर्सेज आर जनरेटेड द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। तो जैसे नॉर्मल पीपीसी है ए बी, ठीक है, अगर रिसोर्सेज ग्रो करती हैं तो जो पीपीसी है वो शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड को या राइट वर्ड को। राइट वर्ड को भी कह सकते हो, अपवर्ड को भी कह सकते हो। तो इससे हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि देयर इज ओनली वन वे, रिसोर्सेज को ग्रो करने का ओनली वन वे है, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। कुछ लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगी तभी रिसोर्सेज ग्रो करेंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल नहीं है, ये तो बोल बोल के गला बैठ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारे शहरों में आजकल रहने की दिक्कतें हो रही है, ज़मीन की कमी हो रही है, तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ये तो ख़त्म होते जा रहे हैं। मगर अगर हम इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी करें
कि जो हम 2-2 3-3 मंजिली मकान बना रहे हैं, अगर वो 20-20 25-25 मंजिला मकान बनाने शुरू कर दें और फ्लोर्स ऊपर चढ़ा दें, तो उससे क्या टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आई, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तभी वो बन पाएंगी ना। और जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, तो हम जो ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं रहने के लिए ज़्यादा, वो एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और रहने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल था, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।